मजाक एक ऐसा शब्द जिसे क्रिकेट जैसे स्पोर्ट से जितना दूर रखा जाए उतना ही बेहतर होगा। 2019 के वर्ल्ड कप का वो फाइनल जिसमें न्यूजीलैंड की टीम की कोई भी गलती नहीं थी, मगर उन्हें एक स्टूपिड से रूल की वजह से वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट से हाथ धोना पड़ा था। लेकिन ऐसा ही कुछ 27 साल पहले 1992 के वर्ल्ड कप में हो चुका था, जहां कुछ चंद पैसों के चक्कर में साउथ अफ्रीकन टीम के साथ साथ पूरे क्रिकेट स्पोर्ट को बलि पर चढ़ा दिया गया था, जब एक वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच महज एक मजाक बन के रह गया था। एक ऐसा दिन जब क्रिकेट को दफना कर पैसों को चुना गया और सभी ऑफिशियल्स वर्ल्ड कप की इंपॉर्टेंस को एक झटके में ही भूल गए। तो कहानी शुरू होती है 1970 में, एक ऐसा दौर जहां पे केवल टेस्ट क्रिकेट ही डोमिनेट करता था और फॉर्मेट्स लाइक ओडीआई तो एग्जिस्ट भी नहीं करते थे। वर्ल्ड कप होना तो काफी दूर की बात है। तो ये 1970 का ही वक्त था जहां साउथ अफ्रीकन क्रिकेटिंग टीम को रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड अपार्थाइड लॉज की वजह से क्रिकेट से निकाल दिया गया था। हाँ, ये वही वक्त था जहाँ ब्लैक पीपल अपने राइट्स एंड साउथ अफ्रीकन टीम का क्रिकेट में कमबैक मांग रहे थे। इसके बाद साल आता है 1991, जहां पे साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम एक लंबे अंतराल के बाद क्रिकेट में वापसी करती है और वजह थी अपार्थाइड लॉज का हट जाना। ओडीआई फॉर्मेट के आने से लेकर 4 क्रिकेट वर्ल्ड कप्स तक सब हो चुका था, मगर साउथ अफ्रीकन टीम अनफॉर्चुनेटली इन सबको मिस कर चुकी थी। लेकिन साउथ अफ्रीकन टीम की वापसी केवल एक शख्स की वजह से हो पाई थी और वो थे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के डेप्यूटी प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला। साल 1990 में जेल से निकलने के बाद नेल्सन मंडेला एएनसी के लिए एक सेंट्रल फिगर बन चुके थे। नेगोशिएशंस में माहिर वो प्रेसिडेंट एफडब्ल्यू डी क्लर्क के साथ मिलकर अपार्थाइड लॉज को पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। नेल्सन मंडेला बेसब्री से चाहते थे कि साउथ अफ्रीकन टीम आने वाले 1992 के वर्ल्ड कप में जरूर पार्टिसिपेट करे, इसलिए वो कहीं न कहीं अपार्थाइड लॉज के हटने के बाद साउथ अफ्रीकन टीम का वर्ल्ड कप में वापसी चाह रहे थे, जो कि साउथ अफ्रीका में ब्लैक्स एंड व्हाइट्स का खेलना एंड ऑफ अपार्थाइड को दर्शाता है और साथ में पीस एंड इक्वालिटी को सिंबलाइज भी करता। एंड इवन आईसीसी के टॉप ऑफिशियल के यहाँ जाकर पर्सनली भी बात करते हैं। अब एक्चुअली बात ये थी कि अपार्थाइड लॉज को हटाने की बात हो गई थी। ऑफिशियली उन लॉज का हटना बाकी था जब तक अगले साल इलेक्शन ना होते इस लॉ के हटने के लिए। मंडेला अपना पूरा रीअश्योरेंस देते हैं कि ये लॉज 100% हट जाएंगे बाय द टाइम साउथ अफ्रीकन टीम वर्ल्ड कप में खेल रही होगी, यानी कि 1992 के इलेक्शंस के टाइम पर। एंड फाइनली आईसीसी भी मान जाती है और साउथ अफ्रीकन टीम को इंटरनेशनल क्रिकेट एंड वर्ल्ड कप पार्टिसिपेशन में अग्री कर देती है। बट प्रॉब्लम ये थी कि अगर नेक्स्ट इलेक्शन में लॉ ना हटता तो साउथ अफ्रीकन टीम को घर वापस भेज दिया जाता बीच वर्ल्ड कप में। एंड इवन मंडेला के रीअश्योरेंस के कारण ही साउथ अफ्रीका 21 साल बाद 1991 में अपना ओडीआई डेब्यू करती है। लेकिन वो टीम अगला वर्ल्ड कप पूरा खेल पाएगी या नहीं ये किसी को भी नहीं पता था। लेकिन एज वी नो आगे जाके ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसी के साथ होती है 1992 के वर्ल्ड कप की शुरुआत, जिसमें साउथ अफ्रीका भी पार्ट ले रही थी। वो वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के द्वारा को होस्ट किया गया था। साउथ अफ्रीका के लिए वो एक बड़ा मौका था, एज 22 साल बाद साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स को अपने वर्ल्ड कप के मैचेस खेलने का मौका मिलने वाला था और वो भी ऑस्ट्रेलिया के प्रेस्टिजियस ग्राउंड्स पर। वर्ल्ड कप शुरू होता है और मानो साउथ अफ्रीकन टीम कुछ अलग ही अंदाज में खेल रही थी। Victory by 9 wickets to South Africa in this World Cup match at the Sydney Cricket Ground, जिसकी हमने, आपने और उस टाइम पे किसी भी साउथ अफ्रीकन फैन ने उम्मीद नहीं करी थी। हमें साउथ अफ्रीका से ग्रुप स्टेजेस में एक फील्डलेस क्रिकेट देखने को मिलता है। शुरू के 3 मैचेस में 2 मैचेस न्यूजीलैंड और श्रीलंका से हारने के बाद साउथ अफ्रीका का मोराल काफी डाउन था। लेकिन 4th मैच से ही साउथ अफ्रीका वापसी करती है, जहां वो इनविंसिबल वेस्ट इंडीज को 64 रन से हरा देती है। South Africans have won this contest here in the 1992 Benjamin Hedges World Cup match against the West Indies. उनकी फेयरलेस प्लेइंग ऑफ स्टाइल का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि 22 साल क्रिकेट से दूर रहने के बावजूद उन्होंने 2 टाइम ओडीआई चैंपियंस वेस्ट इंडीज को पहले ही एनकाउंटर में हरा दिया। जिस वेस्ट इंडीज टीम में ब्रायन लारा, कर्टली एम्ब्रोस एंड कार्ल हूपर जैसे मैच विनर्स भरे हुए थे, उसी टीम को उन्होंने हरा दिया। उसके बाद तो मानो साउथ अफ्रीका ने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। उन्होंने उसके बाद पहले पाकिस्तान, देन जिम्बाब्वे एंड फाइनली इंडिया को हराकर उन्होंने ग्रुप स्टेजेस की जर्नी फिनिश कर दी, जिसमें वो बीच में एक बार इंग्लैंड से भी हार गए थे। लेकिन ओवरऑल ऐसा परफॉर्मेंस साउथ अफ्रीका से किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। की प्लेयर्स की बात करी जाए तो साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलिंग लेजेंड एलन डोनाल्ड, अमेजिंग फील्डर जॉन्टी रोड्स, पीटर किल्स्टन और ब्रायन मैकमिलन थे। देन ग्रुप स्टेजेस फाइनली खत्म हो जाते हैं। South Africa
into the finals of the World Cup for 92. एंड ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं हुआ कि कैप्टन केपलर वेसल्स के अंडर अब साउथ अफ्रीकन टीम डायरेक्ट वर्ल्ड कप के सपने देख रही थी, जिस टीम का कुछ टाइम पहले तक क्वालिफिकेशन तक तय नहीं था और जिस टीम को पता भी नहीं था कि ये टीम आगे जाके वर्ल्ड कप खेल भी पाएगी या नहीं। उन सब की अपेक्षाओं के परे जाकर उन्होंने एक कमाल की क्रिकेट खेली थी और ये वही टाइम था जब 1992 के इलेक्शंस का रिजल्ट आ गया जो कि साउथ अफ्रीका में हो रहे थे एंड ऑफिशियली उस घटिया से अपार्थाइड लॉ को हटा दिया गया, यानी अब साउथ अफ्रीका फाइनल को विदाउट एनी टेंशन खेल सकती थी। सेमीफाइनल में पहुंचने से पहले साउथ अफ्रीका को इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इंग्लैंड की टीम के साथ साथ उनका एक रूल भी वेट कर रहा था। सेमीफाइनल के उस मैच को जानने से पहले उस रूल को जानते हैं जिसने 1992 के वर्ल्ड कप में इतनी अहम भूमिका निभाई थी कि लोग उसे गालियां देते हुए नहीं थकते थे और इस रूल का नेम था द रेन रूल। हाँ, वही रूल जिसे आज के टाइम में डकवर्थ लुइस यानी DLS रूल के नाम से जाना जाता है, जो कि बारिश के आने पे एक्टिवेट हो जाता है जब क्रिकेट को रेन की वजह से बंद करना पड़ता है। लेकिन ये रूल डकवर्थ एंड लुइस ने 1997 में इंट्रोड्यूस किया था जिसमें तमाम कैलकुलेशंस का यूज हुआ था। उससे पहले रेन रूल को यूज किया जाता था, वही रूल जो कि 1992 वर्ल्ड कप में भी यूज हुआ था। हाँ, उस वर्ल्ड कप में जहाँ टीम्स ग्राउंड पर आए या ना आए पर बारिश के आने के चांसेस जरूर होते थे, तो जैसे ही बारिश आती थी और हटती थी रेन रूल रिवाइज टारगेट्स एंड कौन सी टीम कितना चेस करेगी ये कैलकुलेट करने में काम आता था। कैलकुलेट, यस, वो रूल इतना घटिया था कि उसमें कैलकुलेशंस होती थी या नहीं ये कहना भी डाउटफुल होगा। जितनी कैलकुलेशंस आज DLS मेथड में होती है उसका शायद 1% भी उस रेन रूल में ना होता हो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रेन रूल में रिवाइज टारगेट्स को मेडन ओवर के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता था। यस, मेडन ओवर्स के बेसिस पर। ये रूल कितना बेसलेस हो सकता है इसका अंदाजा हम इस एग्जांपल से लगा सकते हैं। सपोज टीम ए ने फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते हुए 50 ओवर्स में 200 रन मारे और जिसमें से उन्होंने 10 मेडन ओवर्स खेले, तो अगर तब बारिश आती है और नया टारगेट बनाया जाता है तो उन 10 मेडन ओवर्स को रिमूव किया जाएगा एंड देन आगे टारगेट्स कम होना शुरू हो जाएंगे। यानी अगर गलती से मैच एग्जैक्टली 40 ओवर्स का बच गया तो टीम बी को सेकेंड इनिंग में उतने ही रन यानी 200 रन चेस करने होंगे। ना अपोजिशन टीम, ना साउथ अफ्रीका और ना ही फैंस इससे खुश थे, बट रूल था तो फॉलो करना ही होगा। और ग्रुप स्टेजेस में इस रूल ने वही करामात करी जिसका क्रिकेट फैंस को डर था। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के ग्रुप स्टेज के मैच को ही ले लो। पाकिस्तान ने अपनी शानदार बैटिंग का प्रदर्शन करके पूरे 74 रन्स मारे और ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड छोड़ो, अगर कोई एसोसिएट नेशन भी होता उसके भी जीतने के चांसेस काफी अच्छे खासे होते, मगर सेकंड इनिंग के शुरू होने से पहले ही बारिश आ गई। अब दिक्कत की बात ये थी कि पाकिस्तान के खेले गए 16 मेडन ओवर्स को पहले हटाया गया, देन टारगेट बनाया गया 64 रन्स इन 16 ओवर्स। वो तो शुक्र है उस दिन बारिश आ गई, वरना पाकिस्तान की बॉलिंग को देखते हुए इंग्लैंड वो जीता हुआ मैच स्टूपिड रूल की वजह से हार भी सकती थी। ऐसे ही पता नहीं और कितने मैचेस में इस रूल ने गेम में और थ्रिल बना दिया जो कि कोई भी विटनेस करने को राजी नहीं था। इसी डर के साथ दोनों टीम्स साउथ अफ्रीका एंड इंग्लैंड सेमीफाइनल मैच को खेलने के लिए उतरती है। मैच ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में था और टॉस जीत के साउथ अफ्रीका की टीम बॉलिंग करने का डिसाइड करती है। ये डिसीजन सभी फैंस एंड एक्सपर्ट्स को शॉक करके रख देता है, क्योंकि अगर फर्स्ट इनिंग के बाद बारिश आई तो दिक्कत साउथ अफ्रीकन टीम को ही होगी। बॉलिंग को चूज करने का प्राइमरी रीजन ये था कि साउथ अफ्रीका की टीम चेस करते हुए ज्यादा मैचेस जीत रही थी एज कम्पेयर टू टारगेट को डिफेंड करके, इसलिए उन्होंने ओवरथिंक ना करते हुए अपनी टीम की स्ट्रेंथ पर ध्यान दिया। मगर खुद साउथ अफ्रीकन टीम को भी नहीं पता था कि जिस रेन रूल को वे नजरअंदाज कर रहे थे वही रूल आगे जाके उन्हीं के खिलाफ हो जाएगा। और ठीक वैसा ही होता है। मैच शुरू होने से पहले 10 मिनट के लिए बारिश आ जाती है, लेकिन वो 10 मिनट लंच टाइम में से हटाकर मैनेज कर लिया जाता है और ओवर्स में कोई रिडक्शन नहीं होता है। आई विल रिपीट, कोई रिडक्शन नहीं होता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस आगे समझ आएगी। इंग्लैंड पहले बैटिंग करने आती है और अपने 45 ओवर्स के गेम में केवल 252 रन ही बना पाती है। यस, 45 ओवर्स ओनली। और यहाँ पे आता है दूसरा बेकार रूल, या फिर ये कहो कि वो नियम जिसने बची हुई कसर जो रेन रूल से रह गई थी उसको पूरा कर दिया। अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें तो मैचेस की टाइमिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होती है? मैच रेफरी एंड ऑर्गेनाइजर्स के पास। लेकिन उस वर्ल्ड कप में ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैच के ब्रॉडकास्टर्स को दी गई थी, यानी चैनल के ब्रॉडकास्टर्स ही डिसाइड करते थे कि मैच कब तक चलेगी और किस टाइम पर फिनिश होगी। जो काम वर्ल्ड कप के ऑर्गेनाइजर्स को करना चाहिए था वही काम ब्रॉडकास्टर्स कर रहे थे और उनका प्राइमरी एम और कुछ नहीं बल्कि पैसा ही था। उस टाइम पे वर्ल्ड कप से काफी ज्यादा पैसे जनरेट हो रहे थे, तो उस पैसे में गिरावट ना आए इसलिए सारे मैच की टाइमिंग्स का इश्यू ब्रॉडकास्टर के हाथों में थमा दिया गया था। और यही कारण था कि इंग्लैंड ने केवल 45 ओवर्स ही खेले थे विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड। इंग्लिश प्लेयर्स को ये तक नहीं पता था कि वो केवल 45 ओवर्स ही खेलेंगे। मतलब अगर मैच गिवन टाइम में खत्म हुआ तो ठीक, वरना वहीं से वहीं मैच खत्म कर दिया जाएगा टाइमिंग एक्सटेंड करने के बजाय, ताकि पैसों में नुकसान ना हो। ये था उस वर्ल्ड कप का दूसरा सबसे
घटिया रूल। बट लेकिन 45 ओवर्स ही क्यों? इंग्लैंड की इनिंग के 50 ओवर्स को ऑफिशियली 6:10 PM पे खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन साउथ अफ्रीका ने इसी बात का फायदा उठाया और स्लो ओवर रेट मेंटेन किया। इससे इंग्लैंड को अपने एंड के 5 ओवर्स नहीं मिल पाए और उनकी इनिंग एग्जैक्ट 6:10 पर खत्म हो गई, जिसमें इंग्लैंड ने केवल 45 ओवर्स ही खेले थे। इस सब बकवास के बाद साउथ अफ्रीकन टीम बैटिंग करने आती है एंड विदाउट एनी हेजिटेशंस बैटिंग करती है। पहले कुछ इनिशियल विकेट खोने के बाद साउथ अफ्रीका कमाल की वापसी करती है और ऑलमोस्ट टारगेट के पास पहुंच रही होती है, जिसमें बनाए गए जॉन्टी रोड्स के 43 रन्स एंड एंडन क्यूपर के 36 रन शामिल थे। मैच की इंटेंसिटी इस हद तक बढ़ चुकी थी कि 7 और 8 नंबर पर बैटिंग करने आए साउथ अफ्रीकन बैट्समैन या फिर कहो कि टेल एंडर्स भी 100+ के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे और उस मैच को बेसब्री से जीतने की चाहत में थे। वो 22 साल की भूख प्लेयर्स की आंखों में साफ साफ दिख रही थी। साउथ अफ्रीका का स्कोर कार्ड 231 तक जा पहुंचा था, जिसमें उन्हें अगले 13 बॉल्स में केवल 22 रन चाहिए थे। टास्क मुश्किल तो था लेकिन नामुमकिन नहीं था। बॉलर 43rd ओवर की बॉल डालने ही वाले थे, उतने में बारिश आ गई। जिन दो चीजों ने फैंस की उम्मीदों को तोड़कर सबसे ज्यादा गालियां खाई, उसमें से एक मनहूस चीज यानी बारिश आ चुकी थी और अब वो बकवास सा रेन रूल लगने वाला था। सभी फैंस के चेहरे पर निराशा छा चुकी थी। उन्हें इस बात से दिक्कत नहीं थी कि बारिश आ गई, मगर इस बात से थी कि उसके बाद जो रूल लगेगा प्लस फिर जो अंदर ब्रॉडकास्टर्स बैठे हैं वो गेम का जो कबाड़ा करेंगे वो किसी को भी मंजूर नहीं था। वहाँ पे मौजूद हर क्रिकेट एक्सपर्ट एंड प्लेयर को ये बात पता थी कि अगर रेन रूल लगा तो इंग्लैंड की तरफ से खेले गए वो 2 मेडन ओवर्स को हटा दिया जाएगा, यानी कि बस एक ही बॉल बचेगी। कोई भी ये बात मानने को राजी तक नहीं था। लेकिन मजे की बात यह है कि उस मैच के लिए एक रिजर्व डे भी रखा गया था, लेकिन हमारे ब्रॉडकास्टर्स ने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि जो डेडलाइन दी गई है यानी 10:10 PM की, उसे ध्यान में रख के ही मैच को रिज्यूम किया जाए। बारिश हटती है और अब टारगेट बचा था केवल 22 रन्स का, वो भी इन जस्ट 1 बॉल। ये बात कितनी ज्यादा फनी लगती है, लेकिन इस सब के बाद भी ब्रॉडकास्टर से लेकर मैच रेफरी तक किसी ने भी इसके खिलाफ अपील तक नहीं करी और बेशर्मी से इस मैच को रिज्यूम करने का मौका दिया गया। फैंस की ही नहीं लेकिन कम से कम उन पवेलियन से निकले साउथ अफ्रीकन बैट्समैन का तो ख्याल कर लिया होता, जो पहले जीतने के लिए जी जान से कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वो बस एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए ग्राउंड में आ रहे थे। साउथ अफ्रीका की टीम को अब कोई करिश्मा तक नहीं बचा सकता था एंड ऑफिशियली कहो या फिर अनऑफिशियली, बारिश के आते ही साउथ अफ्रीका की वो टीम वो मैच हार चुकी थी। फाइनली वो आखिरी बॉल डाल दी जाती है और बैट्समैन ने ऑफसाइड की तरफ पुश करके 1 रन ले लिया। साउथ अफ्रीकन फैंस के साथ साथ जो क्रिकेट से प्यार करने वाले लोग थे, उन सब के दिल उस दिन टूट चुके थे। इवन इंग्लिश फैन भी इस चीज से नाखुश थे। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि बॉल डालने से पहले इंग्लैंड टीम के कैप्टन ग्राहम गूच अंपायर से बहस करते हुए नजर आ रहे थे। वो मैच क्रिकेट हिस्ट्री में वन ऑफ द वर्स्ट मैचेस बन के रह गया था। उस हार में गलती किसी की भी नहीं थी, ना ही साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स की, ना ही मैनेजमेंट की। गलती थी तो सिर्फ उस रूल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ब्रॉडकास्टर्स की, जो कि इस सब को रोक सकते थे, लेकिन फिर वे लोग पैसा कैसे कमा पाते। वो सेमीफाइनल का मैच फाइनली एक डिजास्टर बन के रह चुका था, जिसने साउथ अफ्रीका के हर एक प्लेयर की मेहनत को सक्सेसफुली मिट्टी में मिला दिया था। और उस दिन साउथ अफ्रीका की टीम को पैसों के लालच के कारण वो इम्पोर्टेंट वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का मैच हरा दिया गया था एंड उस चीज में साउथ अफ्रीकन टीम कुछ भी नहीं कर पाई। जिस वर्ल्ड कप को शायद वो टीम जीत सकती थी और जिस वर्ल्ड कप से वो अपना कमबैक कर रहे थे, उसी वर्ल्ड कप में उन्हें कुछ लोगों के पैसों के लालच के कारण हारना पड़ा। Well, that's it for the video. अगर 2019 के वर्ल्ड कप फाइनल के बारे में वीडियो देखना है तो इस वीडियो पर क्लिक करो। अगर ये जानना है कि इंडियन टीम बार बार चोक क्यों करती है तो इस वीडियो पर क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।